हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे पर्यावरण इशूज, एनवायरनमेंट इशूज जो जून 2016 में काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं और वो आने वाले यूपीएससी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि एनवायरनमेंट पोर्शन जो है इसमें पिछले बार और उसके पिछले बार भी काफ़ी पूछ रहा है इस समय से, तो हम लोग को इस पे काफ़ी मजबूत पकड़ बनानी होगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जून से संबंधित विभिन्न करेंट अफेयर्स को हम आज डिस्कस करेंगे। इसी तरह आगे जुलाई, अगस्त, सितंबर इत्यादि सभी जो है मंथ, उसके भी पर्यावरण और अन्य संबंधित मुद्दे भी डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहले आज जो पर्यावरण के इशूज हैं डिस्कशन करते हैं उसका। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016। तो ये जून 2016 में हमारे सरकार द्वारा इसे अपनाया गया और यह आपदा प्रबंधन के लिए पहली बड़ी राष्ट्रीय योजना है। तो जो हमें मतलब इससे पहले जो योजनाएं थीं आपदा प्रबंधन के लिए, उससे सबसे बड़ी हैं और इसे सेंडाई फ्रेमवर्क और सतत विकास लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सेंडाई फ्रेमवर्क और सतत विकास लक्ष्य क्या है। तो देखते हैं हम लोग सेंडाई फ्रेमवर्क। तो ये 2015 में मार्च में जो सम्मेलन हुआ था जापान में, सेंडाई नामक स्थान पे जो था आपदा प्रबंधन से संबंधित था, वहाँ पे सम्मेलन हुआ था और वो हुआ था सम्मेलन सेंडाई नामक स्थान पे हुआ था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सेंडाई फ्रेमवर्क। बाद में इसे चलकर जून में यूएन महासभा द्वारा अपना लिया गया। ठीक, तो इसे बाद में इसके लिए समय निर्धारित कर दिए गए, जैसे कि इसका जो समय है 2015 से 2030 तक है। इसे विभिन्न देशों द्वारा एग्रीमेंट, इस पर समझौता किया गया और इस पर सिग्नेचर किया गया है, जिसमें भारत भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मतलब उसने भी इस समझौते को माना है और इसमें ये भी ध्यान देना है कि यह जो समझौता है नॉन बाइंडिंग है, अर्थात इसमें मतलब कि किसी पर बाध्यकारी नहीं होगा कि ये किसी को मानना ही मानना है। ये उस देश के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसे माने या ना माने। ठीक, और यह जो सेंडाई फ्रेमवर्क है वो इससे पहले आपदा संबंधित जो था फ्रेमवर्क था, तो वो कौन था? वो था योगो फ्रेमवर्क, जो था 2005 से 15 तक था, उसके स्थान पे इसको लाया गया है। ठीक, तो सेंडाई फ्रेमवर्क है, उसके 7 उद्देश्य और 4 प्राथमिकताएं हैं। तो जो 7 उद्देश्य हैं उसमें है, पहला है प्रभावित लोगों की संख्या को कम करना, जो जैसे कि आपदा प्रबंधन से, आपदा जोखिम से बहुत लोग प्रभावित होते हैं, उसकी संख्या को कम करना, आर्थिक नुकसान को कम करना और स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि जो आधारभूत हमारी आवश्यकता है उसके नुकसान को कम करना, स्थानीय स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे उसके लिए अच्छी नीतियाँ तैयार करना, अंतर्राष्ट्रीय विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करना ताकि वो लोग अपने यहाँ आपदा प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण सुधार करें और महत्वपूर्ण उसमें कार्यक्रम शुरू करें। ठीक, उसके बाद है कि ये आपदा प्रबंधन के लिए बहुआयामी चेतावनी प्रणाली जो होता है जगह जगह उसके लिए, जैसे कि सुनामी को लेकर हुआ और भूकंप के लिए तो इसे प्रयास किया जा रहा है। तो अब सुनामी से संबंधित होता है, तूफान संबंधित जैसे होता है, तो पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है, पता चल जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी सूचना दे दी जाती है, जिससे कि वो वहाँ से सुरक्षित अपने दूसरे स्थान पर जाए, जिससे कि किसी भी तरह से जोखिम कम हो। ठीक, तो ये थे आपके 7 उद्देश्य थे और इसकी 4 प्राथमिकताएं हैं। उसमें है पहला, आपदा के जोखिम को समझना। ठीक, ये किस तरह की आपदा है और मतलब इस तरह से क्या क्या नुकसान, जैसे सुनामी से हुआ, तूफान से, जैसे साइक्लोन होता है उससे हुआ, या फिर भूकंप से हुआ, तो इस तरह से किस तरह की जो मतलब जोखिम होता है, कौन कौन किस तरह के हमें जोखिम को सामना करना पड़ सकता है विभिन्न
आपदाओं से, तो उसको समझना। फिर है आपदा जोखिम शासन में सुधार करना, मतलब इसके लिए विभिन्न तरह के जो स्थानीय स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे विभिन्न तरह के जो कार्यक्रम चलाना और उसके लिए अच्छे तरह से नीति बनाना, नीति को लागू करना उसके लिए। और फिर आपदा जोखिम न्यूनीकरण में निवेश, अगर इसके लिए मतलब कि जो है निवेश, सरकार के तरफ से निवेश, निजी निवेश इत्यादि को बढ़ावा देना है। और है जो है चौथा है प्रभावी तरीके से आपदा प्रबंधन के तैयारियों को बढ़ाना और पुनर्वास निर्माण को बेहतर बनाना। तो यह है जो कि पुनर्वास, जैसे कि जो नुकसान हो जाता है ज़्यादा बहुत बड़ी संख्या में, तो उसके जो नुकसान को अच्छे तरीके से फिर से कैसे उनको वही जीवन दिया जा सके, ताकि वो अपने अच्छे से जीवन यापन करें और अपना विकास करें, इसके लिए भी इसमें मतलब इसकी प्राथमिकताओं में तय किया गया है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। उसमें जो था हमारे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो योजना था, उसमें ये भी था कि सतत विकास लक्ष्य को भी ध्यान में रखना है। तो सतत विकास लक्ष्य जो था 2015 अगस्त 2015 में 17 देशों द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहमति व्यक्त की गई थी। इसी को सतत विकास लक्ष्य का नाम दिया गया। इसमें 17 तरह के गोल सुनिश्चित किए गए हैं, जो आप लोग देख रहे हैं। पहला भूखमरी की समाप्ति, दूसरा खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण, तीसरा स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वास्थ्य जीवन, चौथा शिक्षा लैंगिक समानता, पांचवा स्वास्थ्य और स्वच्छता और पानी, मतलब कि जैसे कि सभी को पानी अच्छे बेहतर तरीके से साफ सुथरा पानी मिल सके। आधुनिक ऊर्जा उपलब्ध करना, मतलब सबको ऊर्जा की पहुंच, एनर्जी की पहुंच सभी तक पहुंचाना, आधुनिक तरीके से पहुंचाना। और फिर सतत और समावेशी आर्थिक विकास करना, सतत और समावेशी उद्योगों को बढ़ावा देना। इसके लिए जैसे कि उद्योग भी सतत और समावेशी, मतलब कि बिना नुकसान, उद्योग से बिना नुकसान हुए वो लगातार विकास करे, उससे मतलब कि समाज देश का भी विकास हो, उस तरह के उद्योगों की स्थापना करना है। और नौ जो है वो देशों के बीच की असमानताओं को कम करना, जैसे कि जो मतलब कि धनी गरीब जो देश है उनके बीच जो स्तर है, जीवन यापन के जो स्तर हैं उनके, जैसे कि सबको इसमें है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जो साइंस, टेक्नोलॉजी इत्यादि सभी देशों को इससे मतलब सुसज्जित करना, सभी देशों के नागरिकों, सभी देशों के लोगों को इसकी उपलब्धता कराना, इसके लक्ष्य में शामिल है। और 10 है शहर और मानव बस्तियों का निर्माण, जो ज़्यादातर मतलब शहरीकरण को प्रोत्साहन देना। और है अस्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना, मतलब खाद्य उत्पादन को अच्छे से मतलब भंडारण इत्यादि की व्यवस्था करना है। 12 है जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए प्रयास, मतलब कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस गैस है और इत्यादि तरह से हमारे समाज जो जलवायु परिवर्तन के कारण हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ रहे हैं, उससे कैसे निपटे अच्छे तरीके से, उसके लिए प्रयास किया जाएगा। और है 13 है महानगरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण, जो है मतलब कि महानगर भी और जो समुद्र होते हैं और उसके संसाधन का संरक्षण, मतलब अत्यधिक दोहन या गलत तरीके से दोहन या उसका मिसयूज करना इत्यादि पे रोक और उसका संरक्षण करना, बढ़ावा देना है। ठीक, और जैसे कि समुद्र में कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं जो हमारे पर्यावरण के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसे ध्यान में रखकर जो यह गोल है इसमें स्थान दिया गया है। ठीक, और है 14 जो है जैविक विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकना। जो जैविक विविधता है उसमें जैसे कि विभिन्न तरह के वही मतलब जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि हैं, उनके दिन प्रतिदिन आज मतलब अत्यधिक नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि प्रदूषण है प्लस मानव जो ज़रूरतें भी हैं, तो इसके लिए इसका नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और कुछ प्राकृतिक तौर पे मतलब कि प्रदूषण के कारण इनको नुकसान पहुंच रहा है, तो उसको नुकसान को रोकना, ज़्यादा से
मतलब कि ऐसा प्रयास करना कि जिससे कि उनका नुकसान ना हो। और है 15 है शांतिपूर्ण समावेशी समितियों को बढ़ावा देना, मतलब कि ऐसे समिति को बढ़ावा देना जो जैसे कि विभिन्न क्षेत्र में काम कर सके, जो जैसे कि स्थानीय स्तर पे है, राष्ट्रीय स्तर पे है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, तो वो समाज के लिए, देश के लिए अच्छा अपना अलग अलग से योगदान दें, विकास में योगदान दें, इसके लिए बढ़ावा देना। और है 16 है वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना, जैसे कि मतलब विश्व स्तर पे जैसे यूएन महासभा और विभिन्न WHO है, रेड क्रॉस है, इत्यादि जो हैं ये हेल्प करते हैं, मतलब विभिन्न देशों को हेल्प करते हैं। तो वो इस तरह के भागीदारी को और सुनिश्चित करना, इसमें और बढ़ावा देना। और 17 जो है पूरे विश्व से गरीबी की समाप्ति, इसका जो मूल इसमें है गरीबी की समाप्ति करना है। ठीक, तो इसके हम लोग सतत विकास लक्ष्य जो है, इसके हम लोग 17 लक्ष्यों को देखें, जो हमारे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना में दोनों को सेंडाई फ्रेमवर्क, और ये सेंडाई फ्रेमवर्क है, ये है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, इसमें सेंडाई फ्रेमवर्क और सतत लक्ष्य को ध्यान में रखा। तो इसी जो हम लोग सेंडाई फ्रेमवर्क और सतत विकास लक्ष्य को हम लोग देख लिए कि क्या है, और इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं कि ये, क्योंकि जो सतत विकास लक्ष्य है और सेंडाई फ्रेमवर्क हमारी प्री और मेंस दोनों एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको हम लोग फोकस ज़्यादा इस पर बनाना है, और इसके विभिन्न पहलुओं को गहराई से हम लोग को जानना है, ध्यान में रखना है। ठीक, तो आप लोग ये जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। आगे यही है कि जो 17 लक्ष्य मैंने बताया उसी का विभिन्न इस चित्रण किया गया है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, जो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस समय जो पूछ देता है वो मुख्यतः पूछ देता है कि इस वर्ष की थीम क्या थी, और किसी भी जो दिवस होते हैं, सम्मेलन होते हैं, उससे संबंधित दिवस थीम जरूर पूछ देता है। तो थीम को हम लोग को ध्यान में रखना है, और ये थीम है जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, ये वन्य जीवों के अवैध व्यापार के लिए शून्य सहिष्णुता, जीरो टॉलरेंस फॉर द इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। सॉरी, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ मैंने नहीं लिखा है, तो इन वाइल्ड लाइफ। ओके, तो सबसे पहले यह दिवस 1973 में मनाया गया। ठीक, जो यह था सबसे पहले 1973 में बनाया गया। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को मनाया गया। ये भी 8 जून को मनाया गया। तो इसमें भी है कि आप लोगों को थीम जरूर ध्यान दे रहा है। तो थीम जो है स्वस्थ महासागर स्वस्थ ग्रह जो था, इसका थीम था स्वस्थ महासागर स्वस्थ ग्रह। तो इसको मुख्यतः इसी को ध्यान में रखना है। और ये है कि 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन में मनाने की घोषणा हुई थी सबसे पहले, और 2009 जून को प्रथम विश्व महासागर दिवस मनाया गया। ठीक, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। आगे है जिप्स वल्चर रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम, जिप्स गिद्ध पुनरुद्धार कार्यक्रम। यह एशिया का पहला इस तरह कार्यक्रम पिंजौर, यानी जो शुरुआत जो इसका हुआ था पिंजौर, जो हरियाणा में है, जिसका ये पंचकुला जिला में स्थित है। तो ये क्या है, यह जटायु प्रजनन संरक्षण केंद्र है। यह वीर जो प्रजनन केंद्र है, ये जटायु प्रजनन केंद्र है, वो वहीं पे ये कार्यक्रम जो है जिप्स वल्चर रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम है, वहीं पे इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और यह कहाँ है, यह है जटायु प्रजनन केंद्र। और ये जो जटायु प्रजनन संरक्षण केंद्र है, ये कहाँ है, यह वीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है। ठीक, तो ये है। तो इसके आगे देखते हैं कि जटायु प्रजनन केंद्र एशिया में अपनी तरह का पहला केंद्र और है, जो लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान करता है।
जो ये जटायु प्रजनन केंद्र है, ये इसलिए महत्वपूर्ण हम लोग को याद रखना जरूरी है क्योंकि एशिया में अपनी तरह का पहला केंद्र है और लुप्त प्रजातियों से संबंधित। यानी इस समय देख रहे हैं हम लोग कि दिन प्रतिदिन कई सारी प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं। तो उस तरह के संरक्षण के लिए एशिया यहाँ पे एशिया में प्रथम स्थान है यहाँ पे इसे खोला गया है, और वो भी भारत में, इसलिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इसे याद रखना। और इसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि यह किस जीव वन्य अभ्यारण्य में है, यह वीर शिकार गाह वन्य जीव अभ्यारण्य में है। ठीक, उसके भारत में जो इसके आगे भी गिद्ध से संबंधित कुछ देख लेते हैं कि भारत में गिद्ध की प्रजातियां 4 तरह की पाई जाती हैं। उसमें है जिप्स स्पीसीज, यह भारतीय गिद्ध कहे जाते, सॉरी गिद्ध लिखा है मैंने, गिद्ध कहे जाते हैं। ये गंभीर संकटमन मतलब कि इंडेंजर्ड की स्थिति में हैं। ठीक, इसको गंभीर स्थिति में रखा गया। फिर दूसरा हिमालय ग्रिफिन, इसे भी, ये भी खतरे के निकट है। फिर है तीसरा है रेड हेडेड गिद्ध, ये भी जो गंभीर संकटपन जिसे एंडेंजर्ड बोलते हैं उसके स्थिति में रखा गया है। और फिर जिप्टी गिद्ध जो है ये भी एंडेंजर्ड की स्थिति में है। तो इसमें हम लोग 4 देखते हैं। इस 4 जो भारत की जलवायु में पाए जाते हैं वो 4 तरह के गिद्ध हैं। तो इसको भी हम लोग को ध्यान में रखना है, इन गिद्धों को, कि कितनी प्रजातियां भारत में रहते हैं। ठीक, और कौन सबसे ज़्यादा एंडेंजर्ड की स्थिति में है, तो उसमें हम लोग 2 देख रहे हैं कि एक है रेड हेडेड गिद्ध और फिर जिप्स जिसके लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिप्स वल्चर रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम, उसके लिए। तो वो भी गंभीर स्थिति में है, खतरे की स्थिति में है, मतलब कि वही एंडेंजर्ड की स्थिति में है। ठीक, और फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जैसे कि एक बार क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में कि यह क्यों ये लोग मारे जाते हैं, गिद्ध की क्यों संख्या कम होती जा रही है। तो ये सब लोग जानते होंगे कि डाइक्लोफेनॉक जो दवा होता है, जो मयूसी लिखा है मैंने, जो है हमारे पालतू जानवर होते हैं जिसमें गाय होती हैं, भैंस होती हैं, उनको सूजन और दर्द में दिया जाता है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, मवेशियों नहीं है, मवेशियों हैं जिसमें गाय और भैंस आते हैं। ठीक, उसके सूजन और दर्द में ये डाइक्लोफेनॉक जो दवा होता है उसको दिया जाता है। तो उस स्थिति में ये दवा खाते हैं, लेकिन यह अप्रत्यक्ष, यह जो डायरेक्ट हैं जो गिद्ध को नुकसान, क्योंकि गिद्ध जो होते हैं वो मरे हुए पशु को खाते हैं। तो ये जो दवा खाए होते हैं, इस तरह के जो पालतू जानवर होते हैं, मवेशी होते हैं, वो दवा खाए होते हैं। तो अगर वो उनको खाते हैं गिद्ध, तो उनको नुकसान पहुंचता है, जिससे कि उनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो है कि अब ये भी भारत इस पे सख्त कदम उठाते हुए जो वर्ष 2006 में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। अब जो डाइक्लोफेनॉक है उसके वैकल्पिक दवा है जो मवेशियों को खिलाया जा सकता है, वह है मेलोक्सिकोम, जो है ये डाइक्लोफेनॉक के जगह मेलोक्सिकोम जो है वो दिया जाना चाहिए मवेशियों को। और यह इसके लिए जागरूक भी, ये नुकसानदायक नहीं होता है और जागरूक किया जा रहा है इसे अपनाने के लिए। ठीक, तो ये हमारे, फिर आगे देखते हैं। आगे है ये है कार्बफिक्स, सॉरी यहाँ CARBFIX प्रोजेक्ट, कार्बफिक्स प्रोजेक्ट। ठीक, यह आइसलैंड की एक परियोजना है। यह किससे संबंधित, यह विशाल चट्टानों के साथ अभिक्रिया कराकर CO2 को एक सुरक्षित स्थान पर रखना, मतलब कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एक सुरक्षित स्थान में, मतलब कि जो वातावरण में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक जगह एकत्रित कर लेना, कि यहाँ पे ये परियोजना विकसित किया गया है जो आइसलैंड में है। यह जो अभी इसमें कैसे क्रिया किया जाता है, तो यह जो है जो अभिक्रिया किया जाता है, पानी को चट्टानों पर डाला जाता है, जिसमें कि विशाल चट्टानों में उपस्थित कैल्शियम, मैग्नीशियम या सिलिकेट से अभिक्रिया करता है,
जो यह अभिक्रिया किया जाता है उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम इत्यादि को चट्टानों बेसाल्ट के चट्टानों पे डाला जाता है, जिससे कि अभिक्रिया करके जो कार्बन डाइऑक्साइड को ये ठोस में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, इससे लाभ जो है वातावरण में उपस्थित CO2 को अस्थायी रूप से संचित करेगा। जैसे कि अस्थायी रूप से यहाँ पे अस्थायी होगा, रूप से संचित करेगा। इसे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के रूप में क्योंकि किया जा सकता है, क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण यह विकल्प हमारे सामने उभर के सामने आया है, जिससे कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक जगह अस्थायी रूप से संचित कर सकते हैं और वातावरण से उसकी मात्रा को कम किया जा सकता है। ठीक है, इसके परिणाम भी हमारे सामने आए हैं। वो परिणाम है कि जून 2006 में 2 सालों में 250 टन CO2 का 95% भाग ठोस में परिवर्तित किया जा चुका है। मतलब 2 साल जून से पहले मतलब 2014 में शुरू हुआ होगा, तो जून में इसका रिजल्ट आया कि 2050 टन जो ये CO2 है उसका 95% भाग ठोस किया जा चुका है। और इसके लिए लेकिन जो पानी का यूज किया जाता है इसको ठोस बनाने में, क्योंकि पानी का जो इस पे है चट्टानों पर डाला जाता है, तो पानी का जो यूज किया जाता है वो 25 टन पानी का यूज किया जाता है। इसके प्रत्येक जो टन है कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, प्रत्येक टन का कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए 25 टन पानी का यूज किया जाए, जो एक तरह से अगर देखा जाए यहाँ पे तो एक तरह से यह नुकसानदायक भी है, क्योंकि पानी इतना हमारे लिए पानी को भी बचाना बहुत ज़रूरी है। तो पानी इसमें ज़्यादातर यूज हो रहा है, ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो इस पे ये तो एक बुरी बात है हमारे लिए। लेकिन इस पे हमारे जो आइसलैंड परियोजना चला रहा है तो उससे आगे भी कार्य करेगा, जिससे कि हमारे साइंटिस्ट आगे भी कार्य करेंगे, जिससे कि वो इस पानी की मात्रा को कम किया जा सके। तो आप लोग कार्बोफिक्स प्रोजेक्ट है इसको ध्यान में रखना है, और ये किससे संबंधित है इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि चिनार का पेड़। ठीक, जो चिनार का पेड़ है यह कश्मीर में पाया जाता है। इसे पॉपुलर ईस्टर्न कॉटन वुड भी कहा जाता है। हाल ही के वर्षों में कश्मीर में चिनार द्वारा उत्पादित सूती की वजह से संक्रमण की घटनाओं में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। मतलब जो यहाँ पे इससे सूती के जो हैं सूती के वस्त्र हो गए या फिर मतलब कि वहाँ पे टोकरी वगैरह इससे बनाया जाता है, तो उससे संक्रमण की चिंता व्यक्ति में काफ़ी लोगों में संक्रमण की पाया गया, कुछ बीमारी पाई गई, जिसके वजह से परिणाम स्वरूप उच्च न्यायालय ने घाटी में सभी चिनार के पेड़ काटने को आदेश दिया। परिणाम स्वरूप जो हाई कोर्ट है इसको काटने का आदेश दे दिया। और यह कश्मीर का एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक पेड़ है। एक तरफ मतलब कि यह नुकसानदायक भी कर रहा है और ये व्यावसायिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग को इसमें पर्यावरण सूझ में इसको ध्यान में रखना है कि चिनार का पेड़ जो है फिलहाल में कहाँ पे प्रतिबंधित किया गया, काटने के लिए कहाँ पे कहा गया हाई कोर्ट द्वारा, तो इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं पेलियो चैनल। ये क्या है? ये है एक निष्क्रिय नदी धारा या धारा का अवशेष है जिसे नवीन अवसाद द्वारा भर दिया जाता है। ठीक, यह मतलब बहुत पहले जो नदी होगी वहाँ पे धारा वहाँ से गुजर रही होगी, लेकिन बाद में जो अवसाद हैं नदी के अवसाद जो होते हैं वो उससे भर दिए जाते हैं। तो ये हमारे जो केंद्रीय भूजल बोर्ड है इसके विभिन्न पहलुओं को अध्ययन करने के लिए प्रयास कर रहा है, ताकि जैसे कि जो वहाँ से भी फिर से नदी को रास्ता दिया जाए, ताकि वह उधर से भी पानी गुजरे और विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई इत्यादि के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। इसके लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड प्रयास कर रहा है। तो आप लोग इस शब्दावली को याद रखेंगे कि पेलियो
चैनल जो है क्या, ठीक, एक निष्क्रिय नदी धारा या धारा का अवशेष जिसे नवीन अवसाद द्वारा भर दिए गए, ठीक, इसे ध्यान में रखिएगा। और दूसरा है यूरेशियन ऑटर, जिसे यूरेशियाई उद्बिलाव भी कहते हैं। यह दुर्लभ भारतीय स्तनपायी में से एक है। इसे सतपुरा टाइगर रिजर्व अनूप बेंच गलियारा मध्य प्रदेश द्वारा में खोजा गया है, ठीक। तो ये इसे खोजा गया है और इसे ये जो है वहाँ पे पाया जाता है, मतलब कि यह जो पाया जाता है वो मुख्यतः यूरोप, अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। जैसे IUCN द्वारा इसे संकटापन्न इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे कि ये जो, क्योंकि इसको जो IUCN है जो उसको इस पे प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि इसे प्रतिबंध नहीं, इसे इंडेंजर्ड की स्थिति में घोषित कर दिया गया है। और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि यह कहाँ पे पाया जाता है, यह पाया जाता है सतपुरा यह पाया जाता है यूरोप, अफ्रीका और एशिया के क्षेत्र में। और फिलहाल में कहाँ पाया गया है, यह सतपुरा टाइगर या गलियारे में, सॉरी यहाँ पर अनूप गलियारा नहीं होगा, यहाँ पे कान्हा पेंच गलियारा होगा। पता नहीं, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, बार बार इसमें गलती, आगे से ऐसा नहीं किया जाएगा और इसको ध्यान में रखा जाएगा। तो आप लोग कृपया इसे नोट कर लें कि सतपुरा टाइगर रिजर्व और कान्हा पेंच गलियारा जो यहाँ पे है, कृपया इसे नोट कर लें। सतपुरा टाइगर रिजर्व और कान्हा पेंच गलियारे जो MP में है वहाँ पे इसे पाया गया है और इसे IUCN द्वारा इंडेंजर्ड की स्थिति में रखा गया है और यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है, ठीक। तो हम लोग कुछ इसमें ये भी जान लें कि IUCN क्या है। यह इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इसका फुल फॉर्म है। तो यह क्या करता है कि विभिन्न जो जीव जंतु है, जो नेचुरल जीव जंतु है उसको, पेड़ पौधे है उसको सुरक्षित, जीव जंतु है उसको सुरक्षित रखने का ये प्रयास करता है। और यह घोषित करता है कि कौन सही, मतलब कि इंडेंजर्ड की स्थिति में है, कौन नहीं है, तो इसको यह सूचित करता है, जिससे कि विभिन्न देश इस पे ध्यान देते हैं जीव जंतुओं पे। और जो IUCN जो है इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुआ था और यह इसका मुख्यालय जो होता है वो है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। ग्लैंड नामक स्थान है स्विट्जरलैंड में, वहाँ पे इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो IUCN भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है पर्यावरण के दृष्टिकोण से, तो उसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये यूरेशिया उद्बिलाव को भी जरूर पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह सतपुरा हमारे MP देश के MP सतपुरा और कान्हा पेंच गलियारे में ये पाया गया है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देख रहे हैं नीलगाय, बंदर तथा जंगली सुअर अपनाशक जीव घोषित। मतलब इसमें है कि जो बिहार है, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ने उपरोक्त जीवों को नाशक जीव की श्रेणी में रख दिया है, ठीक। तो यानी कि अर्थात अभिनय मारे जाने भी किसी प्रकार का दंड का प्रावधान नहीं होगा। तो ये जो है 3 जो जानवर हैं उसको अब तीन जो राज्य हैं उसको मारने की अनुमति दे दी गई है। अब हम आगे इसमें कुछ देख लेते हैं कि जो जंगली जानवर से खतरे के दृष्टिकोण से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा 4 वर्गों में विभिन्न जीवों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें कि प्रथम वर्ग में जो होता है बाघ, द्वितीय वर्ग में नीलगाय, जंगली सुअर, तृतीय वर्ग में रेसस मकाऊ एक जानवर है और चौथे वर्ग में खरगोश रखा जाता है, ठीक। जो चौथे वर्ग हैं, सॉरी वर्ग इसमें लिखा है वर्ग हैं, को छोड़कर अन्य सभी को अस्थायी रूप से नाशक जीव में रखने की अनुमति दी गई है। जैसे कि जो खरगोश है तो उसको आप लोग मतलब कि इसे कभी भी नाशक जीव नहीं माना जा सकता। बाकी जो उपरोक्त 3 हैं
तीनों को कभी ना मतलब किसी कारण को देखते हुए नाशक जीव के रूप में रखा जा सकता है। और यही काम बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ने किया है कि इसको नीलगाय, जंगली सुअर और बंदर को नाशक जीव घोषित किया है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही। और आज जून के महत्वपूर्ण पर्यावरण से संबंधित जो टॉपिक थे उस पर डिस्कशन किया गया। और जल्द ही जून के जो सारे टॉपिक हैं उसको जल्द निपटाने का प्रयास करेंगे हम। और फिर जल्द ही जुलाई अगस्त के करेंट अफेयर्स को ध्यान में रखेंगे और उसके विभिन्न पहलुओं को हम लोग जानेंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जून जुलाई अगस्त ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें जो घटनाएं हुई ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और फिर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू एंड धन्यवाद।